आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज भी बड़े हर्ष का विषय है कि हमेशा की तरह हमें सेना के शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले सभी भारत के वीर सपूतों से बात करने का मौका मिलता है और जानने का मौका मिलता है कि किस तरह से सेना जो है वो हमारी सीमाओं पर, हमारे आंतरिक मामलों में पर जो कार्य करती है उससे किस तरह से हम सुरक्षित हैं और हम सहज जीवन जी पा रहे हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि ब्रिगेडियर सुरेश सर हमारे बीच हैं। सर, आपका स्वागत है ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू। सर, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपने कहाँ-कहाँ सेवाएं दी हैं और आपके पद के बारे में भी बताएं, चूंकि हमें पता है कि ब्रिगेडियर अपने आप में एक सम्माननीय शब्द है, लेकिन फिर भी दर्शकों को इस शब्द की गरिमा और इस शब्द का जो सेवा है भारत की सेना में, किस तरह से आप करते हैं और आपका पूरा परिचय एक बार हम जानना चाहते हैं दर्शकों के साथ। ऐसे है कि मेरा जन्म कोल्हापुर में हुआ जी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा देने के बाद जो लिखित और मौखिक होता है जी। उसके अंदर मैं उत्तीर्ण हो गया। जी सर। उत्तीर्ण होने के बाद उनका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, मेरिट लिस्ट में भी आ गया और इस तरह से मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं जब लेफ्टिनेंट पद के ऊपर रुजू हो गया तो पहला मेरा पोस्टिंग, उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट बोलते थे जी, पहला मेरा पोस्टिंग नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हो गया। तो ये बहुत मुझे लोगों ने मेरा अभिनंदन किया कि शुरू में अगर तुम ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ की आतंक फैला हुआ है और बहुत ही कठिनाई एरिया है, तो आपको एक जिंदगी का अनुभव मिलेगा शुरुआती दौर में। कहना सच। हाँ, यस। तो मेरा पहला पोस्टिंग था वो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, बिहार में। और मुझे उस समय पता नहीं था कैसे जाना है जी। तो मैं स्टेशन मास्टर को पूछता था। तो सन बताएंगे आप? ईयर किस ईयर की बात है? 1968 जून 68। जून 1968। वाह। तो मुझे पता नहीं था कैसे जाना है। मैं स्टेशन मास्टर पे पूछने गया कि ये दीमापुर मणिपुर रोड कहाँ है। तो उसने बोला कोल्हापुर से पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बरौनी, बरौनी से अभी ध्यान में सिलचर करके उन्होंने ऐसे एड्रेस दे दिया, दीमापुर मणिपुर रोड जी। तो मुझे 3-4 जगह का रिजर्वेशन कुछ ऐसे मिला नहीं, ऐसे में सामान लेके पहुंच गया दीमापुर मणिपुर रोड। मिलने के बाद शुरू में मैं नया था तो उन्होंने अच्छा स्वागत किया ट्रांजिट कैंप के अंदर जी। तो उसके बाद ट्रांजिट कैंप में जाने के बाद दूसरे दिन हमारा कॉन्वॉय शुरू होता है। उसी समय वो ब्रीफ करते कि अभी आप नागालैंड, मिजोरम से गुजर रहे हैं, आप चौकन्ना रहिए, कहीं भी किसी भी तरह से दुश्मन का खतरा हो सकता है, एम्बुश हो सकता है जी। तो सवेरे हमने शुरू किया 7 बजे, पूरा दिन कोहिमा पार करते हुए शाम को इम्फाल पहुंच सकते। एक दिन में पूरा ट्रैवल करके इम्फाल, फिर दूसरे दिन दोबारा कॉन्वॉय इम्फाल से सवेरे शुरू किया और मैं आखिरी मोरे जो बर्मा बॉर्डर पे वहां पहुंचे जी। तो एक दफा हेडक्वार्टर में बोलने के बाद पहले 1-2 दिन बड़ा अच्छा स्वागत हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आपने अभी पेट्रोलिंग पे जाना है। तो हमको जैसे सिखाया पेट्रोलिंग पे जाना है, हमने बोला जवानों को बुलाओ, ब्रीफ करते। वो सिर्फ ठीक है, हमने ब्रीफ किया है, हमारे साथ एक मेजर साहब थे और बोला कि आपको 3 दिन जाना है। तो हमने 3 दिन के लिए सारा सामान अपने कंधे पे लेते हैं, अपना एक बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल, पूरा अपना गाड़ी का सामान वगैरह ले लिया जी जी। और उसके बाद हम चल पड़े। तो 3 दिन के बाद आ गया कि आपको आगे बोबो अंगामी का गैंग था उस समय, उसको चेस करने के लिए जाना है। तो 3 दिन का होते हुए हमको 1 महीना हम बाहर ही रहे पूरे जंगल में। तो हमारे पास राशन नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, फलाने जगह पे ऐसे कहीं गांव से भी जाना परमिशन नहीं था जी। बट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिफिकल्टी उन्होंने बोला कि गांव से भी ले लो जी। तो हम गांव में गए, हमको जितना राशन लिया उन्होंने बोला उसका दुगना हम वापस दे देंगे। अच्छा।
और वेजिटेबल से कुछ नहीं था तो जो बैम्बू थे, बैम्बू के शूट्स हम खा लेते थे। अच्छा। कभी कहीं वो हमारे आदिवासी जवान थे, आदिवासी ट्राइबल में, वहां ट्राइबल का बहुत पैदा हो गया। वो जंगल से वो कोई भतुआ का साग या ऐसे कुछ लेके आते थे। जी। कहीं गए तो उस समय 1 रुपए में छोटा मुर्गा, 2 रुपए में बड़ा मुर्गा मिलता था। अच्छा। तो कभी कभी हम ले लेते, क्योंकि तभी हमेशा ये मुमकिन नहीं था, ना। क्योंकि सारे जवानों को भी इतना कहाँ से मिलेगा। जी जी। तो हमारा जो था कि जो जवान खाते हैं वही हमने खाना है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वो हमारा अच्छा खातिरदारी करते हैं, जैसे जो भी उनके पास था, थोड़ा मसाला, बोतल में तेल भरा हुआ, उसके जी साथ उसका गुजारा। तो इस तरह का पहला वो जी हमारा अनुभव रहा कि 1 महीना बाहर। जी। ये और गलवान और बाद में लद्दाख, गलवान और लद्दाख में भी आपकी पोस्टिंग रही है सर? हाँ, मैं चाइना बॉर्डर में था उस जी समय 1980, 1979-80 में। जी। सिक्किम में एक पोस्ट है अपना, नाथुला के इस तरफ, जेलेपला पास। जी जेलेपला पास के ऊपर मैं था। और वहां जाने के लिए हमको 3 घंटा रास्ते मार्च करके जाना पड़ता था, और उसका हाइट था 14,500 फीट। किस्सा वहां हुआ था जब हम थे कि हमारा पेट्रोल 24 आदमी का उस समय दूसरी गलती से चाइनीज एरिया के अंदर चला गया। अभी जैसे बारिश, जैसा मुंबई का मौसम जी है, और जैसे ये आ रहे हैं, अपने बादल आए हैं, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे शाम है, उस तरह से वातावरण था। उनको पता नहीं चला कहाँ जाना है। तो जैसे ही चलते चलते गए, उन्होंने देखा कि एक शेफर्ड वहां बैठा हुआ था। तो उसको उन्होंने पूछ लिया, वो निकला चाइनीज एजेंट। उसने जाके चाइनीज को बता दिया, चाइनीज ने आके उनको सराउंड कर दिया। दिस बिकेम अ नेशनल न्यूज। उस समय टीवी पे पूरे भारत में वो न्यूज आया कि 24 आदमी का हमारा पेट्रोल चाइनीज ने पकड़ लिया था। लेकिन वो उनको पता चला कि वो गलती से आए हैं। तो जब आए, हमने पूछा तो बोला हमको कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने हमारा अच्छा खातिरदारी किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया, और फिर भेज। तो उस समय इतना उनको चाइनीज के साथ ये नहीं था, बल्कि हम अपने एरिया में अपना अपना पेट्रोलिंग करते थे, वो एरिया में पेट्रोलिंग करते थे, उतना कुछ खास। कुछ पिछले सालों में जो चाइना हमारी सीमाओं में प्रवेश कर रहा है या जो पक्के निर्माण कर रहा है, हमें नहीं करने देता है, तो इसके पीछे क्या उनकी जो सोच है? सोच अभी ऐसे है कि एक दफा आपने देखा होगा बंबई में चाइनीज एनवॉय आया था। जी तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवाल पूछा था कि हमारे ऐसे ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो उन्होंने बोला था कि आपके 2-4 डिस्प्यूट है, हमारे 216 बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिलीपींस से लेकर जी। अपना साउथ चाइना सी का। सभी से उनके तो हम डिस्प्यूट। सभी के साथ, हाँ, सभी के साथ थोड़ा अच्छी तरह से सुलझा रहे हैं। लेकिन ये होता है हमेशा डॉक्टर नीति के अनुसार कि जो अपना एरिया है, दुश्मन का यही इरादा रहता है कि आखिर तक किस तरह से वो अपना रास्ता बनाए, अपनी फौज लेके जाए। और उन्होंने पहले से ही पूरा एरिया के अंदर अपना क्लेम लगा के रखा है। मैंने इंटरनेशनल सड़क में बता के रखा है, ये पूरा एरिया हमारा है। जो भी 60-70 किलोमीटर का एरिया है वो हमारा है। उससे वो पीछे नहीं हट रहे। उनका वो क्लेम है, और वो ये नहीं चाहते कि अरुणाचल में या कहीं पूरे एरिया में भारतीय सैनिक का हवाई अड्डा हो। तो ये उनके दिल में है। अभी असली उनका क्या है पता नहीं चलता। आप होता है चाइना इज हैविंग आयरन कर्टन। जो गलवान में पिछली बार जो झड़प हुई सर, उस वो झड़प जो थी, वो दशकों में ऐसी झड़प हुई जिसमें हमारा भी नुकसान हुआ और चाइना का भी बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि चाइना उसे स्वीकारता नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया ने स्वीकारा है कि चाइना का भी हमने बड़ा नुकसान किया है। लेकिन फिर भी दशकों बाद ये खूनी संघर्ष हुआ, तो आप चूंकि उस क्षेत्र में रह चुके हैं, तो आप ये अच्छे से दर्शकों को बता सकते हैं कि वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। कि एक्चुअली हुआ ऐसे कि जो वहां के आदमी हैं, जो वहां फाइट कर रहे थे, वो जी ज्यादा जानेंगे। जी लेकिन जो खबर आई है कि उन्होंने आके अपने 1-2 टेंट लगा दिए, जी वहां के कमांडिंग ऑफिसर जो हमारे, उन्होंने उसको मना कर दिया। मना करने के बावजूद भी नहीं माना। फिर दूसरी दफा अगर और भी हम पार्टी भेज सकते हैं, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर खुद सुलझाने के लिए गए, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उस समय जो बोलते हैं कि आपस में थोड़ी सी आनाबानी होगी, उसके बाद वो ठंडा शुरू। असली बात थी कि उन्होंने हमारे एरिया के अंदर आने की जी कोशिश की थी, यही करना। और हमारा कहना था कि आपने ये टेंट वगैरह सब वापस जी ले जाना चाहिए। तो उनका ये वो थोड़ा सा देखना था कि क्या कर सकती है हिंदुस्तानी फौज।
एक तरह से उनका भी होगा कि आप थोड़ा सा बोलते हैं ना कि दुश्मन का हमेशा रहता है, चारों तरफ से कुचला के देख लो कि कहीं आपका मौका मिलता है या कहाँ के एरिया ऐसा है जहाँ से आप बाद में घुसपैठ कर सकते हैं। तो इस तरह का उनका इरादा होगा और उन्होंने कहीं सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से की कार्रवाई होगी। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई की तो भारतीय सेना ने उनका मुकाबला कर दिया। अभी ऐसे है कि हमारे और इनके बीच में एक कन्वेंशन होने की वजह से हथियार नहीं ले जा सकते, दो भी पार्टियां, दोनों के पास भी हथियार नहीं। एक बहुत अजीब बात है, इतने 45 सालों में ऐसा मुकाबला होगा कि दोनों के पास हथियार नहीं थे, फिर भी लेकिन शायद वो आप तैयार करके आए थे और बिना हथियार इस तरह से झड़प होना और इतने जवान उनके काफी मारे गए, जी वो अपना डिक्लेयर नहीं करते, बहुत ज्यादा मारे गए जी और जिसकी वजह से एक उनको लेसन मिल गया कि हम इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक तरफ का लेसन मिल गया, आज सारी दुनिया में ये फैल गया क्योंकि दुनिया में चाइना का थोड़ा डंका बजा हुआ है सारे चारों तरफ, जी तो उनको भी ये ऐसे जब न्यूज फैल गई तो उनका भी थोड़ा सा मोरल कम हुआ है। और या फिर वो तो हाँ इसमें अभी अभी सर चर्चा ये चल रही है पूरे देश में कि उन दुर्गम स्थानों पर भारतीय सैनिक फिजिकल जो है वो फिट हैं और चाइनीज जो है वो स्ट्रगल करते हैं उन इलाकों में गश्त करने में, तो उसका भी हमें फायदा मिलता है। कि चाइना के अंदर उन्होंने जो पॉलिसी लाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, जी जी उसकी वजह से ये सब इंफॉर्मेशन है कि कोई भी हार्ड एरिया में नहीं जाना चाहता। आपने देखे होंगे चाइनीज वीडियो, चाइनीज सोल्जर भी थे, थोड़े से रोते हुए दिखाई दे रहे, तो हार्ड एरिया में सर्व नहीं करना चाहते। भारतीय सैनिक जो है किसी भी इलाके में किसी भी हालत में जो उनके पास सामान है उसके साथ अपना गुजारा कर लेते। साफ तौर से यह है कि जब तक चाइना है, जब तक उसकी जो कम्युनिस्ट सरकार है वो इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाओं को अंजाम देती रहेगी। हमें सतर्क रहना है, हमें हमेशा अलर्ट रहना है उससे निपटने के लिए। भले ही सरकारें देश की बदलती रहे, पॉलिसियां बदलती रहे, लेकिन सेना को हमेशा अलर्ट रहना है अपने देश की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20 जवान हमारे शहीद हुए। हम चाहते हैं कि ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से आप उन सभी 20 परिवारों को श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ शब्द कहें जिनसे उनके परिवार को संबल मिले और जो आने वाला जो जीवन है उनका बहुत अच्छे से बीते। ऐसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ट्राइबल के लिए, और ट्राइबल एरिया न्यूज मैंने जो आपके कुछ फिगर्स देखे मैं काफी प्रभावित हो गया कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर ऐसे कार्य कर रहे हैं। और मेरा यही संदेश है कि उनको अपने जो भी परिवार के सदस्य हो गए हैं उसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि इस किस्म की लड़ाई बिना हथियार के पहले नहीं हुई और उन्होंने ऐसे दुश्मन को सबक सिखाया है जिसका पूरा दुनिया में एक शक्तिशाली देश के ऊपर शक्तिशाली देश कह के उसको पुकारा जाता है। और उन्होंने अपने भी जो भी अपने उनके अगर बच्चे हो गए उनको उन्होंने मोटिवेट प्रभावित करना चाहिए कि आगे जाकर भी इंडियन आर्मी में उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए। उनके पीछे सारा देश है और उनके पीछे हमारा रेजिमेंट, हमारा बटालियन भी है, क्योंकि आखिर तक जो है अभी भी हम लोग करते आ रहे हैं, आखिर तक जो है हमारा साथ के परिवार के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर सर जो हैं 1968 से देश की सेवा कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। अपने जो सेना की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग का उपयोग वो हमेशा समाज को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए लगाता रहता है। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र की भूमि पर जन्मे ब्रिगेडियर सर को मैं प्रणाम करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे चर्चा करके मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।
आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।